हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 28 जुलाई 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एससीज एंड एसटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ स्टैंड अलोन लीगल प्रोटेक्शन granted to the depressed classes against casteist slurs, abuses and violence। ये अकेला ऐसा लीगल प्रोटेक्शन है कि जो डिप्रेस क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। सेकंड, इट वाज ओरिजिनली इनेक्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी। ये राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब बनाया गया था। थर्ड स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री टू एनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है इस एक्ट को एनफोर्स करने के लिए। तो हमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ए 1 एंड 2। अब ये पर्टिकुलर एक्ट जो है इट इज द ओनली स्टैंड अलोन लीगल प्रोटेक्शन जो कि एससीज एंड एसटी जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनके कास्टिस्ट वायलेंस या फिर अब्यूजेस के खिलाफ प्रोटेक्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इस एक्ट को बनाया गया था 1989 में। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज द नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो इस पर्टिकुलर एक्ट को एनफोर्स करवाती है। तो मतलब कि हमारा आंसर हो गया ए 1 एंड 2। अब पर्टिकुलरली काफी बार ये एससीज एंड एसटीज जो डिप्रेस क्लासेस है उनके खिलाफ वायलेंस या फिर अब्यूजेस की वजह से ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो न्यूज में रहता है। एंड रिसेंटली जो 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी। उस गाइडलाइंस की वजह से ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनका एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला था पूरे देश में। एंड रिसेंटली अपनी जो गाइडलाइंस है उसको फिर से अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट ने जो ओरिजिनल लॉ है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स, मेजर अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statements is or are correct? The Purna Swaraj resolution was passed in Karachi session of Indian National Congress in 1929। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है वो कांग्रेस के कराची सेशन में पास किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट, द गांधी इरविन पैक्ट वाज एंडोर्स्ड इन लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931। हमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर होगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। अब देखिए ये पूर्ण स्वराज जो है उसको लाहौर सेशन में पास किया गया था और गांधी इरविन पैक्ट जो है उसको कराची सेशन में पास किया गया था। ठीक है, तो मतलब यहां पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो ऑपोजिट दिए गए। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है वो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, राइट, और कराची सेशन जो है वो हुआ था 1931 में। ठीक है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो इससे पहले डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया गया था, तो अब कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। और गांधी इरविन पैक्ट जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले साइन किया गया था, जिसके अंदर इंक्लूजन ऑफ आईएनसी इनटू सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कुछ उसके प्रोविजंस थे। एंड टू स्टॉप द सॉल्ट मार्च लेड बाय गांधी जी, ये कुछ कंडीशंस थी जो गांधी इरविन पैक्ट के अंदर साइन की गई थी। तो इस वजह से हमारा आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2। वन मोर थिंग, पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन पास हुआ था लाहौर सेशन के अंदर चेयरमैन थे कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू।
एंड कराची सेशन के चेयरमैन थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये आर्टिकल जो है उसके अंदर कांग्रेस की जो पूरी जर्नी है उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है और उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी दिया गया है। तो ये आर्टिकल जो है वो पढ़ना चाहिए सभी एस्पिरेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following pairs are matched correctly about the incidents and the then prime minister। मतलब कि यहां पे जो पैर दी गई है उसमें इंसिडेंट और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे वो दिया गया है, तो कौन सी पैर करेक्टली मैच की गई है ये पूछा है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट ड्यूरिंग दी वीपी सिंह गवर्नमेंट, फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स ड्यूरिंग मनमोहन सिंह, एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स सामने दिया गया है इंदिरा गांधी। तो चलिए देखते हैं कौन सी पैर करेक्टली मैच की गई। आंसर होगा सी 1 एंड 3। अब मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है वो वीपी सिंह की गवर्नमेंट के टाइम पे एक्सेप्ट किया गया था। मंडल कमीशन रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट ऑन बैकवर्ड क्लासेस, और उस रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन थी टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट इज ओबीसीज। ठीक है, तो उस वजह से ओबीसीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया गया। फिर उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स। अब देखिए एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, राइट, पीवी नरसिंह राव, और उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह, राइट। तो मतलब सेकंड पैर जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिंह राव, एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, तो मतलब थर्ड पैर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे और कौन से मेजर इंसिडेंट्स हुए थे वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम मेंशन कर देते हैं यहां पे। सबसे पहले नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो अभी हमने देखा, फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल पोस्ट को अलाउंसेस मिलते थे वो उन्होंने अबॉलिश किए। फिर रिसेंटली एक टॉपिक जो है वो न्यूज में था, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है उसका केस न्यूज में था पर्टिकुलरली, तो वहां पे एक पॉलिटिकल कंसेप्ट जो है दैट इज प्राइवी पर्स, राइट, तो ये भी पर्टिकुलरली न्यूज में था। ये प्राइवी पर्स को अबॉलिश किया गया था ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, राइट। फिर उसके बाद कुछ मेजर इंसिडेंट्स हुए, फॉर एग्जांपल 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, और हमारा जो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट है वो भी किसकी गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ठीक है, इन 1975। तो ये कुछ मेजर इंसिडेंट्स है जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे हुए थे, राइट। पर्टिकुलरली ये आर्टिकल जो है यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे कौन से मेजर इंसिडेंट्स हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट वाज क्रिएटेड बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। इंडिया जब 1947 में इंडिपेंडेंट बना था तो क्या इससे पहले फॉर्म किया गया था? सेकंड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट चाइना। अब ये कंट्रीज जो है उन्होंने बनाया था चाइना के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉट टू। सबसे पहले तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1949 में ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया। इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। सेकेंड, अब देखिए यहां पे पूरा स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये करेक्ट लगेगा, लेकिन लास्ट वर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इट वॉज टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, राइट। तो ये चाइना के अगेंस्ट में
अलायंस क्रिएट नहीं किया गया था, ये उस टाइम पे सोवियत यूनियन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए अलायंस जो है वो बनाया गया था। एंड दैट इज व्हाई बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। अब पर्टिकुलरली ये जो न्यूज आर्टिकल है, रिसेंटली इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि ऑस्ट्रेलिया को भी जो मालाबार एक्सरसाइज है उसके अंदर ऐड करना चाहिए। मालाबार एक्सरसाइज के अभी 3 पार्टिसिपेंट्स है, इंडिया, यूएसए एंड जापान। ठीक है, सबसे पहले ये एस्टैब्लिश की गई थी बिटवीन इंडिया एंड यूएस, फिर 2015 में जापान को इसके अंदर ऐड किया गया था। एंड नाउ दे आर थिंकिंग टू ऐड ऑस्ट्रेलिया इनटू द एक्सरसाइज। तो मतलब जो पूरा क्वाड ग्रुप है वो मालाबार एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाएगा एंड दे विल एक्ट अगेंस्ट चाइनाज डिप्लोमेसी, राइट। और इस वजह से ये पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल जो है वो न्यूज में था। और ये नाटो जो है वो पर्टिकुलरली इस वजह से भी न्यूज में है बिकॉज कुछ ट्रेंड्स ऐसा भी बता रहे हैं दैट द फॉर्मेशन ऑफ एशियन नाटो is possible to counter चाइना। तो ये जो एशियन नाटो का कंसेप्ट है वो भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट अबाउट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। हमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इट एम्स टू प्रिवेंट टॉर्चर एंड अदर एक्ट्स ऑफ क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट अराउंड द वर्ल्ड। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव दिया गया है, क्या ये इनकरेक्ट है या करेक्ट। सेकंड, इंडिया रेटिफाइड यूएन कैट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ लॉ कमीशन। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहां पे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो टॉर्चर के एक्ट्स है और क्रूअल और इनह्यूमन एक्टिविटीज, तो ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे ऐसी एक्टिविटीज को कर्टेल करने के लिए ये पर्टिकुलर कन्वेंशन जो है वो बनाया गया था। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो करेक्ट है। इंडिया ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है, तो मतलब सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सो इन 1997 इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन किया था, लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, राइट। सो काफी सारे ऐसे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है जिन्होंने इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है। फॉर एग्जांपल चाइना एंड पाकिस्तान। तो चाइना एंड पाकिस्तान एंड इंडिया आर वन ऑफ द हैंडफुल कंट्रीज जिन्होंने अभी तक ये कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया का जो लॉ कमीशन है उन्होंने अपने 173rd रिपोर्ट में ये सजेशन दिया था, ये रेकमेंड किया था कि इंडिया शुड रेटिफाई द यूएन कैट, दैट इज कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ये आर्ग्यूमेंट आया था गवर्नमेंट की ओर से कि इंडिया का जो इंडियन पिनल कोड है और क्रिमिनल लॉज है, दे हैव इनफ प्रोविजंस टू डील विद दिस काइंड्स ऑफ एक्ट। तो इस वजह से हमने इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है, राइट। लेकिन रिसेंटली जो तमिलनाडु के अंदर इंसिडेंट्स बने थे कस्टोडियल डेथ्स के, तो इस वजह से ये पर्टिकुलर कन्वेंशन जो है वो न्यूज में था। तो ये कस्टोडियल डेथ्स का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statements is or are correct? Statement number 1, success of green revolution contributed to the growth of rabi crops. ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस की वजह से राबी क्रॉप्स का ग्रोथ हुआ। सेकंड, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। थर्ड, टी प्लांटेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन ईस्टर्न हिल स्लोप्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। स्टेटमेंट नंबर 1, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से राबी क्रॉप्स जो है उसका ग्रोथ हुआ, पर्टिकुलरली हमें व्हीट प्रोडक्शन जो है उसके अंदर अच्छा इंक्रीमेंट मिला। ठीक है,
तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, ये भी करेक्ट है। इसके अंदर इंडिया में दोनों टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को क्रॉप किया जाता है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ठीक है। एंड थर्ड, टी प्लांटेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन ईस्टर्न हिल स्लोप्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अब सबसे पहले टी प्लांटेशन जो है वो आसाम में हुआ था। अब उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे टी प्लांटेशन किया था ईस्टर्न हिल स्लोप पे आसाम के अंदर, फिर उनको रिजल्ट जो है वो अच्छा मिला, इस वजह से फिर उन्होंने टी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया और उस टाइम पे टी प्रोडक्शन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी मोनोपोली थी, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अभी सोइंग की सीजन चल रही है और जो मॉनसून है ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जिसकी वजह से काफी सारे स्टेट के अंदर फार्मिंग एक्टिविटीज जो है वो अभी पीक पे है, इस वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, दीज आर लार्ज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट occupying the drainage basin of the Amazon River and its tributaries in northern South America। कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो अमेजॉन रिवर का जो ड्रेनेज बसीन है उसको कवर करता है और उसकी ट्रिब्यूटरीज को इन नॉर्दर्न साउथ अमेरिका। सेकेंड स्टेटमेंट, सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन साउथ अमेरिकन कंटिनेंट ओनली, ठीक है। तो हमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसके अंदर आंसर होगा ए, वन ओनली। दे आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो अमेजॉन रिवर है और उसका रिवर बजीन जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका कंटिनेंट उसके अंदर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट, अब ये देखिए यहां पे एक वर्ड लिखा है ओनली, मैंने आपको बताया था कि ओनली वर्ड जहां पे आता है देयर आर 90% चांसेस कि ऐसे स्टेटमेंट जो है वो गलत होंगे, क्योंकि इस टाइप के जो रेन फॉरेस्ट है वो सिर्फ साउथ अमेरिका में नहीं देखे जाते, वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में देखे जाते। फॉर एग्जाम्पल इन दी साउथ अमेरिकन कंटिनेंट, फिर एशिया में भी दिखे जाते हैं, फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड सम ऑफ द आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है। इन सभी पार्ट्स के अंदर इस टाइप के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो दिखे जाते हैं। दैट इज वाई द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब ये पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ब्राजील के कुछ इंडिजिनस लीडर है वो अभी हॉस्पिटलाइज है, क्योंकि उनका रोल जो है वो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को बचाने में काफी ज्यादा है। लेकिन जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के अंदर फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स होते रहते हैं, इसकी वजह से ये डिग्रेडेशन ऑफ रेन फॉरेस्ट, ये अलग से टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में कैलिफोर्नियन फॉरेस्ट के अंदर जो फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंट है वो इंपॉर्टेंट है, एंड रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स, ये भी न्यूज में था। इस वजह से ये फॉरेस्ट फायर का पूरा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज और आर कंपल्सरी अपॉन स्टेट लेजिस्लेचर विथ रिगार्ड टू अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में जो यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन से फंक्शन स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर बाइंडिंग है, कंपल्सरी? फर्स्ट, 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज। जितनी भी सीट्स है उसमें से 1/3 वुमेन्स के लिए रिजर्व रखनी है। सेकेंड स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर इलेक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। स्टेट इलेक्शन कमीशन को कंपल्सरी क्रिएट करना है। थर्ड, मेकिंग द म्युनिसिपल बॉडीज ऑटोनॉमस टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो म्युनिसिपल बॉडीज है उनको इंडिपेंडेंस देना कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान बना सके।
तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट कौन सा फंक्शन कंपलसरी है। इसका आंसर होगा ए 1 एंड 2। अब देखिए ये कंपलसरी प्रोविजन है वुमन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वुमन के लिए 1/3 सीट जो है वो रिजर्व होती है। सेकेंड कि इलेक्शन कमीशन को बनाना है, ये भी कंपलसरी फंक्शन है उसका। थर्ड जो है वो कंपलसरी नहीं है, इट इज अ वॉलंटरी फंक्शन, इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो मतलब कि ये कंपलसरी नहीं है, राइट। तो इसका आंसर होगा ए 1 एंड 2। अब काफी सारे स्टेट के अंदर जो अर्बन लोकल बॉडीज है और ग्राम पंचायत, उसके इलेक्शंस होने वाले थे, लेकिन अभी कोविड-19 की जो सिचुएशन है, ऐसे टाइम पे इलेक्शंस जो है उसको कंडक्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से स्टेट इलेक्शन कमीशंस को कोई ऑल्टरनेटिव प्लान इसका फॉर्म करना पड़ेगा। इस वजह से ये पर्टिकुलर जो लोकल इलेक्शन है उसका टॉपिक न्यूज में रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस is related to dash। एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए मॉनिटरी लॉस ड्यू टू अराइवल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, बी इलेक्ट्रिसिटी लॉस, सी लॉस बॉर्न बाय टेलीकॉम कंपनीज ड्यू टू ट्राई गाइडलाइंस, ट्राई की गाइडलाइंस की वजह से टेलीकॉम कंपनीज को लॉस बेयर करना पड़ता है, एंड डी लॉस फेस्ड बाय आईटी सेक्टर ड्यू टू प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। आईटी सेक्टर को अपनी कंट्री की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी की वजह से कुछ लॉस बेयर करना पड़ता है। तो क्या ये वही है? तो देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर होगा बी इलेक्ट्रिसिटी लॉस। अब देखिए ये टर्म जो है उसका मीनिंग ये होता है, एग्रीगेट टेक्निकल का मतलब ये होता है कि जब मेन लाइन से हाउस होल्ड्स तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाएगी, तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है, इसे कहते हैं टेक्निकल लॉस, राइट। तो किस टाइप के लॉस हो सकता है? ट्रांजिशन लॉस हो सकता है, फिर कुछ रूरल एरियाज या फिर कई जगह पे यहां बीच में से थेफ्ट इंसिडेंट्स भी मिलते हैं कि बिजली चोरी की जाती है बीच में से, तो ये भी एक टेक्निकल लॉस हो गया। और कमर्शियल लॉस का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग अपना बिल पेमेंट जो है वो करते नहीं है टाइम पे, राइट, और कुछ बिल पे नहीं करते, तो इसे कहते हैं कमर्शियल लॉस, राइट। तो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को लॉस बेयर करना पड़ता है, इसको कहते हैं AT&C, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। अब इन अ फर्स्ट महाराष्ट्र टू यूज ड्रोन्स टू इंस्पेक्ट पावर लाइंस, महाराष्ट्र के अंदर केसेस जो है वो काफी अच्छे से बढ़ रहे हैं। इस वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने लोअर मैन पावर को यूज करने के लिए ये गाइडलाइंस जो है वो इश्यू की थी कि इलेक्ट्रिसिटी लाइंस जो है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए ड्रोन का यूज किया जाए, ताकि लोगों के बीच में जो स्प्रेडिंग है, इन्फेक्शन जो है उसका रेट कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statements is or are correct about रबर प्रोडक्शन इन इंडिया? रबर प्रोडक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, केरला इज द लीडिंग रबर ग्रोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा रबर प्रोडक्शन केरला में होता है, ये कहा गया है यहां पे। एंड इट इज मेनली एन इक्वेटोरियल क्रॉप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। केरला में सबसे ज्यादा रबर प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में, एंड देन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। सो केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब क्रॉप के बारे में अगर हम बात करें, सो इट इज मेनली एन इक्वेटोरियल क्रॉप, ये करेक्ट है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर इसको ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज मेनली एन इक्वेटोरियल क्रॉप, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस यू कैन ग्रो दिस क्रॉप इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। सो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया था कि जो ऑब्सोलीट एक्ट्स है, जो एक्ट बहुत पुराने हैं और जिसके नए गाइडलाइंस ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए हैं,
तो ऐसे एक्ट को अबॉलिश करना है। तो उस एक्ट में से एक एक्ट था रबर्स एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि ये रबर्स एक्ट को रिपील करना है, ठीक है। तो इस वजह से जो रबर प्रोडक्शन के अंदर जो फार्मर्स इंक्लूडेड है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रपोजल भेजा था कि इस एक्ट को रिपील ना किया जाए, ठीक है। सो यहां पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे आप वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।